जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्या सर आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब क्लासेस में। स्टूडेंट्स, एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन के रिव्यू के साथ आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको। कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या चीज आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हो रही है। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करिएगा, पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा ताकि आपके लिए फायदा हो। ठीक है, चलो चालू करते हैं क्लास को। यहाँ पे आपका पहला आपका क्वेश्चन है, आपका हरित क्रांति सबसे पहले किस देश से प्रारंभ हुई। तो यहाँ पर देखो हरित क्रांति की अगर बात करते हैं, सबसे पहले इसको आपका कहाँ चालू हुई थी, मैक्सिको में चालू हुई थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आपके सबसे पहले कहाँ चालू हुई थी। तो आपके विश्व में आपके कहाँ चालू हुई थी, मैक्सिको में चालू हुई थी। ये अमेरिकी एक वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, इनके नेतृत्व में 1960 के दशक में आपके ये हरित क्रांति चालू हुई थी। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आपको देख लीजिएगा यहाँ पे कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन है। इनके नेतृत्व में 1967-68 में आपके हरित क्रांति चालू हुई थी। अच्छा, हरित क्रांति भारत में पूछेंगे तो भारत में सबसे पहले आपका कौन सा राज्य था, पंजाब राज्य था। पंजाब राज्य में आपके इस हरित क्रांति का आपका काम चालू हुआ। और ये आपके सबसे पहले आपका जो गेहूं की फसल थी उस पर आपका ट्राई की गई थी। और गेहूं के बाद में जब इसका ट्रायल सही रहा तो उसके बाद में जो आपकी अगली खरीफ की फसल होती है, उस खरीफ की फसल पे इसका ट्रायल किया गया था। गेहूं आपकी रबी की फसल थी। तो यहाँ पर आपका हरित क्रांति सबसे पहले भारत के किस राज्य में होती है, पंजाब राज्य में होती है। या पूछो हरित क्रांति के अंतर्गत में आधुनिक खेती जो सबसे ज्यादा आपकी हुई है वो कहाँ पर हुई, पंजाब राज्य में हुई है। ये आपके एक लास्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, सेम यही जो मैंने लैंग्वेज बोली है। अगला देखिए, चावल और गेहूं के अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आपके इस हरित क्रांति की चालू की गई थी। अगला है, व्हाट इज द हाइट ऑफ ए बास्केटबॉल नेट। अब इसकी तो उम्मीद होगी नहीं किसी को, जो लोग खेलते हैं उन्हीं को पता होगा। यहाँ पर आपसे स्पोर्ट में से आपका कोई कप नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी गेम्स में, जैसे बैडमिंटन पूछा गया, बैडमिंटन कितने पॉइंट का होता है। तो बैडमिंटन 21 पॉइंट्स का गेम होता है। ये क्वेश्चन था लास्ट टर्म पे। और अभी यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया बास्केटबॉल, आपके का जो नेट होगा उसकी हाइट 10 फीट की होगी, यानी कि आपकी कितनी होगी, 3 मीटर की। अभी यहाँ पे वर्तमान में नवंबर 2022 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे दिल्ली के मुख्यमंत्री आप सभी को पता है, वर्तमान 2022 में कौन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आपसे पूछे गए हैं। तो 2022 में आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अरुणाचल प्रदेश का देख लीजिएगा पेमा खांडू, असम के हेमंत बिश्वा शर्मा है, बिहार के नीतीश कुमार है, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल है और आपके गोवा के कौन है, प्रमोद सावंत है। गुजरात के देखिएगा भूपेन्द्र पटेल आपके दुआ चुने, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर है, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सेखू अभी नए चुने गए हैं, झारखंड के हेमंत सोरेन है, कर्नाटक के बसवराज बोम्मई है, केरल के पिनाई विजयन है, एमपी के आपके शिवराज सिंह चौहान है, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे है, मणिपुर के एन बीरेन सिंह है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपके सारे के सारे मुख्यमंत्री, इनसे क्वेश्चन आ रहा है, राज्यपाल से क्वेश्चन आ रहा है, जरूर पढ़िएगा, याद करिएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। अगला देखते हैं, सीबीएसई के अध्यक्ष, सीबीएसई के अध्यक्ष पूछ ली गई, ये नियुक्ति पूछ ली गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है, निधि छिब्बर है। इससे पहले कौन थे आपके, विनीत जोशी थे। ठीक है, कौन थे, विनीत जोशी। इन्हें आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी जो आपकी नई आपकी संस्था बनी है जो आपके पेपर कराएगी राष्ट्रीय स्तर पर, उसके लिए आपका इनका हेड बनाया गया। आपके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डायरेक्टर कौन है, आपके विनीत जोशी हैं। अभी इसके सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी आपके हेड कौन बना दी गई है, निधि छिब्बर है। इस सीबीएसई का हेड ऑफिस कहां पर आपका, दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो सेबी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच है, ये भी याद कर लीजिएगा कौन है, माधवीपुरी बुच है। और ये आपके इसके डायरेक्टर बनने वाली आपकी पहली महिला है। ठीक है, पहली महिला जो आपकी इसकी सेबी की महिला डायरेक्टर बनती है आपकी, वो कौन है, आपकी माधवीपुरी बुच है। पूर्व सेबी अध्यक्ष कौन थे, आपके अजय त्यागी थे। अगला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई के महानिदेशक कौन है, तो वो कौन है, आपके सुबोध कुमार जायसवाल है, ये भी आपकी नियुक्ति पढ़ लीजिएगा। अगला 2021 जनगणना नहीं, 2011 की जनगणना कौन सा, भारत के पुरुष और महिला साक्षरता दर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो पुरुष और महिला साक्षरता दर की अगर हम लोग बात करें तो पुरुष साक्षरता दर आपकी कितनी है, 82.14 है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं साक्षरता दर की तो आपकी 74.04% ये आपकी ओवरऑल आपकी है। यहाँ पे पुरुष और महिला पूछी गई तो 82.14 आपकी क्या पुरुष साक्षरता दर है, और वहीं पर महिलाओं के लिए साक्षरता दर कितनी, 65.46 है। ठीक है, तो महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 है, पुरुषों के लिए 82.14 है, और आपका ओवरऑल आपका कितना हो जाएगा, 74.04 है। ये ओवरऑल है। ठीक है, ओवरऑल आपका ये है, और बाकी पुरुषों को उधर है। सर्वाधिक केरल की लिटरेसी है 93.91 है। उसके अलावा फिर हमारा लक्षद्वीप आपका 92.28% और मिजोरम 91.58% पर आपका ये है। ठीक है, और आपका 63.82% के साथ बिहार और अरुणाचल प्रदेश, 66.95%, राजस्थान 66.06% के साथ में ये आपके सबसे क्या है, आपके लोएस्ट लिटरेसी रेट वाले स्टेट हैं।
अगला पूछा गया शुंग वंश के संस्थापक कौन है? शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। ये आपका देखो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन रिपीट आपका पिछले टर्म पे भी था, अब तक भी है। शुंग साम्राज्य आपका जो पुष्यमित्र शुंग थे इसके संस्थापक थे। हर्यक वंश के संस्थापकों की बात करते हैं तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। पल्लव वंश के बप्पा देवन। चालुक्य वंश के जो बादामी के चालुक्य थे पुलकेशिन। चोल वंश के आपके विजयालय। कण्व वंश के वासुदेव। कुषाण वंश के आपके युधिष्ठिर। ठीक है, यहाँ पर ये आपके सारे के सारे आपके वंश है, उनके आपके क्या है संस्थापकों के नाम है। आगे देखिएगा, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? बहुत बार पूछा गया है इनके बारे में, हर आपको करीब 1-2 शिफ्ट में क्वेश्चन मिल जाता है। ये भरतनाट्यम ओडिसी से संबंधित है। कौन है? सोनल मानसिंह है। और ये सबसे कम उम्र में आपकी पद्म भूषण पाने वाली थी। ठीक है, तो ये 1992 में पद्म भूषण मिला था इनको, 2003 में क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। ये सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता कौन है? सोनल मानसिंह। बहुत ज्यादा पूछा जा रहा नाम, तो नृत्य और उनके जो नर्तक हैं उनके बारे में पढ़ के जो जाइएगा। यहाँ पर ये कौन हो गई? सोनल मानसिंह हो गई। अगला देखिएगा, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो सागरमाला है तो भारत के जितने भी हमारे आपके कोस्टल स्टेट है, इन कोस्टल स्टेट पे हमारे आपके जो 13 प्रमुख बंदरगाह है, इन बंदरगाहों को और छोटे-छोटे जो 200 से करीब लगभग बंदरगाह है, इनको जोड़ने के लिए एक परियोजना आपकी कौन सी? आपकी सागरमाला परियोजना है। तो भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए परियोजना चालू की गई थी। इसमें 12 स्मार्ट शहरों को शामिल किया गया है। 8 तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल शामिल है। वैसे भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है आपकी? 9 है। याद रखिए भारत तटीय राज्य कितने हैं आपके? 9। ठीक, यहाँ पर आपका उड़ीसा का जिक्र नहीं है, वैसे गलत है, यहाँ पे उड़ीसा भी होगा। अभी यहाँ पे भारतमाला परियोजना क्या है? एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के अंतर्गत में है। अगर देखिएगा, अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? ये पेंशन योजना 9 आपकी मई 2015 को चालू की गई थी कलकत्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये पेंशन योजना मेनली कहते हैं आपके जो 18 से 40 वर्ष के लोग हैं, इनके द्वारा इन्वेस्ट करके 60 वर्ष के बाद में आपकी पेंशन का लाभ लेने के लिए है। तो यहाँ पर आपकी जो अटल पेंशन योजना है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन योजना है। असंगठित क्षेत्र मतलब जो भी आपके प्राइवेट जॉब करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको आपका कोई पेंशन सुविधाएं नहीं मिलती है, उनके लिए होती है। और इस योजना के अंतर्गत में क्या किया गया है? 18 से 40 साल के बीच का आपका व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए और पेंशन पाने के लिए उसको कम से कम कितने साल का इन्वेस्टमेंट करना होगा? 20 साल तक उसको निवेश करना होगा। और 60 वर्ष की उम्र के बाद में 1000 रुपए और अधिकतम कितना? 5000 की मासिक पेंशन होगा। ये आपके निवेश पर निर्भर करता है। अगर आप 100 रुपए महीने देंगे तो हो सकता है आपको 1000 रुपए मिले, अगर आप 500 रुपए महीने देंगे तो हो सकता है आपको 5000 रुपए मिले। निवेश पर निर्भर करता है। अगला है, सोडियम को किसमें रखा जाता है? तो सोडियम को आपका सोडियम धातु है, ये आपकी केरोसिन में रखी जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपकी क्या करती है? पानी से रिएक्ट करती है और बाकी इसका क्षरण होता है। इस वजह से इसको किसमें रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में इंडस्ट्री के कितने भागों में बांटा गया था? तो देखो यहाँ पर आपका क्या हुआ था कि ये क्वेश्चन आपका देखो पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जरूर पढ़ के जाइएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया था? बांटा गया था कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया था। पहला जो था श्रेणी, पहली श्रेणी केवल राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों के लिए थी। दूसरी श्रेणी यहाँ पर आपकी ऐसे उद्योग जिनके लिए निजी क्षेत्र पूरक सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, ये उद्योग अभी भी मुख्य रूप से राज्य की जिम्मेदारी होगी, केवल राज्य ही नए उद्योगों की शुरुआत करेगा। और तीसरी श्रेणी में शेष उद्योग जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। तो मतलब एक टाइप से राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट ना होकर यहाँ पर आपका सरकार से एक उद्योग जो सरकार द्वारा चलेंगे, एक उद्योग जिनके से सरकार और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे, और एक उद्योग ऐसे जो आपके निजी क्षेत्र के होंगे। तो 3 कैटेगरी बनाई गई। इसी वाले आपके सेकंड वाले मॉडल को ही बोला था पीपीपी मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बोला जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 आपके सेक्शन होंगे। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में क्या नहीं होता? कनाडा बिल्कुल गलत है भैया। अच्छा, ये कुछ अलग क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में क्या नहीं होता? ऑप्शन पर निर्भर करता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया के जो भी आपका पेपर में ऑप्शन हो, ठीक है, यहाँ पे कनाडा गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस सेल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी बनती है किसके फॉर्म में बनती है? एटीपी के फॉर्म में बनती है। याद कर लीजिएगा, एनर्जी बनेगी किसके फॉर्म में बनेगी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती है, एटीपी के रूप में बनती है। अब यहाँ पर अगर बात हो रही है किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की हो रही है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ऐसे ही हमारे आपका एक टर्म और होता है जो आपके सेल में, इसको हम लोग आपका लाइसोसोम बोलते हैं। ये लाइसोसोम क्या होते हैं? आपका कोशिका की आत्महत्या की थैली। ये क्या कहलाती है? आत्महत्या की थैली होती है। जो आपका केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, इसको आपका कोशिका का डायरेक्टर एंड कंट्रोलर कहा जाता है। ठीक है, इसको आपका डायरेक्टर एंड कंट्रोलर बोलते हो। ठीक है, यहाँ पर एक और आपका टर्म होता है, इसको बोलते हैं आपको गोल्जी बॉडी बोलते हैं। गोल्जी काय, गोल्जी काय जो आपकी कोशिका होगी उसकी कहलाती है आपकी क्या? ये
ट्रैफिक पुलिस कहलाती है। गॉल जी क्या क्या कहलाती है? ट्रैफिक पुलिस कहलाती है। वहीं पर अगर एक और टर्म देख लीजिएगा, क्या होता है आपका? राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। इस राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री। तो ये सारे के सारे उपनाम हैं, याद करके जाइएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आया हुआ था। ठीक, अगला है न्यायपालिका किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संकल्पना कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संकल्पना आपकी इंग्लैंड से ली गई है, पुनरावलोकन यूएसए से है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है जर्मनी से आपातकाल के दौरान। ठीक है, और जर्मनी में आपातकाल प्रवर्तन और राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ये सारी चीजें दी हुई हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे सही है आपका ये पूरा पूरा आपका टर्म, जहां से आप इसको ले सकते हो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था कि न्यायपालिका किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायपालिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यायपालिका हमने कहाँ से लिया हुआ है? ये आपका हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? न्यायपालिका हमने कहाँ से ली हुई है? अमेरिका के संविधान से ली हुई है। तो अभी यहाँ पे जो स्वतंत्रता भी है हमारे आपके, ये भी आपकी कहां से? आपकी अमेरिका के संविधान से। जो हमारे संसद की बात होती है, देखो जो भी हमारी आपकी बोल सकते हैं कि जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं वो आपके अमेरिका के संविधान से ली गई। वहीं पर अगर जो संसदीय परंपराएं हैं, ये संसद आधारित चीजें हैं, वो सारी की सारी लगभग कहां से ली गई? आपके इंग्लैंड से ली गई है, क्योंकि जो ब्रिटेन की संसद को उसको विश्व की जननी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो न्यायपालिका गठन आपका जो होगा वो 1930, इसके पहले का स्टेट में क्वेश्चन देखा था, 1935 के जियो एक्ट के द्वारा भारत में आपका एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, जो आपके 1937 से वर्क करना चालू करता है। पहले चीफ जस्टिस कौन होते हैं? मॉरिस ग्वेर होते हैं। ऐसे ही जो हमारा आपका जो कलकत्ता में सबसे पहले आपका उच्च न्यायालय बनता है, उसके आपके चीफ जस्टिस कौन होते हैं? एलिजा इम्पे होते हैं। चलिए आगे देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी सारी चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया, बाकी सब चीजें। देखो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम पे एक और ऐसे क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, स्टेडियम पूछे जा रहे हैं आपसे एग्जाम में, हर एग्जाम में स्टेडियम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर आपका ईडन गार्डन आपका कोलकाता में है। हर एग्जाम में स्टेडियम पूछे जा रहे हैं, तो स्टेडियम जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज देख लेते हैं जल्दी से हमारे जितने भी स्टेडियम है सारे के सारे आपके। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ईडन गार्डन कहाँ पर आपका? कोलकाता में है। उसके अलावा नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका अहमदाबाद में, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। ईडन गार्डन कोलकाता में है। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम छत्तीसगढ़ रायपुर में। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। डीवाई पाटिल स्टेडियम नई मुंबई। और बाबाती स्टेडियम कहाँ पर है आपका? कटक में है। और ये स्टेडियम जो आपका पहले फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता था, ये दिल्ली में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका स्टेडियम रांची में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। ग्रीन पार्क कानपुर में है। होलकर इंदौर में है। महात्मा गांधी क्रिकेट स्टेडियम सलेम तमिलनाडु में। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में है। सवाई मानसिंह जयपुर में है। और आपका मोहन बागान कोलकाता में है। इसी के साथ में हमारे आपका ईस्ट बंगाल ग्राउंड कोलकाता में फुटबॉल से संबंधित है। चंद्रशेखर नायडू स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम जालंधर में। सत्येंद्र मोहन देव स्टेडियम सिलचर असम में। अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली में। बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में। रविशंकर शुक्ला स्टेडियम जबलपुर में। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर? रांची में। ये सारे के सारे स्टेडियम में, पढ़ के जो जाइएगा, इनसे क्वेश्चन हर हाल में आ रहा है, पेपर में हर शिफ्ट में आ रहा है, पढ़िएगा जरूर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भोपाल झील की बात हो रही है। भोपाल झील जो भोजताल का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो भोपाल झील का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, और ये उधर का की सबसे बड़ी बड़ी कृत्रिम झील थी। इसका आपका जो निर्माण था राजा भोज ने करवाया था। ये भोज जो थे, राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। 1000 से 1055 के बीच में इन्होंने आपका इसकी स्थापना करवाई थी। उनकी जो राजधानी थी पहले आपकी कौन सी? धार थी। यही आपके राजा भोज थे जिन्होंने आपके धार में ही आपके एक भोजशाला का निर्माण करवाया था, और यहीं पर आपके इन्होंने सरस्वती मंदिर की भी स्थापना करवाई थी। यहीं पर आपका क्या हुआ है कि इसी आपके जो सरस्वती मंदिर का जो प्रांगण था, भोजशाला थी, यहाँ पर आपकी भोज मस्जिद बना दी गई है। इसके लिए क्या है? विवाद है, ये भी एक विवादित स्थल है। आगे देखते हैं, किस एक्ट के अंतर्गत में किसी भी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना और उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया था? तो भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 था।
ठीक है। इंडियन लाइसेंसिंग एक्ट आपका 1878 था, जो किसके समय पर आया था, लिटन के समय पर आया था। इस लिटन के समय पर आया हुआ जो आपका भारतीय शस्त्र अधिनियम था, इसके द्वारा क्या किया गया कि आपको शस्त्र रखने के लिए आपको पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। तो पहली बार आपकी लाइसेंस की व्यवस्था 1878 के एट में होती है। यहाँ पर इसको आपका लाने वाला कौन होता है, लिटन होता है। लिटन के समय ही आपका 1878 में एक एक्ट आता है, इसको बोलता है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता है। इंपॉर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। यहाँ पर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला क्या बोला गया है, अधिनियम। किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम बोला गया है, तो आपको वो आपका होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। ठीक है। तो इसके द्वारा क्या था, भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले सभी समाज पत्रों पर क्या कर दिया गया, नियंत्रण लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय आपका 1876 और 78 के ड्यूरेशन में आपका भारत में बहुत भयंकर आपका अकाल पड़ा था, और इस अकाल में बहुत बड़ी आबादी की मृत्यु हुई थी। और इसी समय आपका क्या हुआ था, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लिटन के समय हुआ था, और इस प्रथम दिल्ली दरबार में बहुत सारा आपका पैसा जनता की सहायता की जगह पर आपका इस राष्ट्रीय कार्यों पर खर्चा किया, जिसका विरोध समाचार पत्रों द्वारा किया गया। इस वजह से इन्होंने आपका क्या हुआ था, समाचार पत्रों पर रोक लगा दी थी। तो वर्तमान में जो हमारा आपका लाइसेंसिंग एक्ट आता है वो आपका 1959 में है। ठीक है। हमारा आपका जो वर्तमान का लाइसेंसिंग एक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये कब आता है, 1959 में। अगला देखिएगा, बाल साहित्य पुरस्कार। तो यहाँ पर हिंदी भाषा के लिए 2022 में जो आपका बाल साहित्य पुरस्कार है, क्षमा शर्मा को मिला है। करंट का क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट का करंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया आपका। तो हिंदी भाषा का बाल साहित्य का क्षमा शर्मा को मिला है। उनकी चुनिंदा बाल कहानियां जो लघु कथा है उनके लिए मिला है। 2021 में आपका नाटक में विज्ञान के लिए देवेंद्र मेवाड़ी को मिला था। 2020 में संपूर्ण बाल कविता के लिए बाल स्वरूप राही को मिला था। इंग्लिश में 2000 बच्चों के लिए महाभारत कथा पौराणिक कथा के लिए अर्शिया सत्तार को, और 2021 में अमृता शेरगिल को तुल्का के साथ विद्रोही। ठीक है। अमृता शेरगिल है, इनका नाम अमृता शेरगिला लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका अमृता शेरगिल को तुल्का के साथ विद्रोही जीवनी के लिए आपका मिला था। तो ये आपके बाल साहित्य पुरस्कार हैं। और यहाँ पर हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की बात कर लें तो ये आपका एकदम आपका दिसंबर की बात है, एकदम लेटेस्ट आपका करंट है। दिसंबर में आपका ये आपका दिसंबर 2022 में हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं। 2022 में ये आपका पुरस्कार मिला है तुम्हारी के शब्द के लिए। ठीक है। किसको मिला, आपका पोएट्री है बद्री नारायण, हिंदी भाषा के कौन कवि, बद्री नारायण को तुम्हारी के शब्द के लिए मिला है। 2021 में इसके पहले सम्राट अशोक के लिए मिला था, किसको, दया प्रकाश सिन्हा को मिला था। इस बार किसको मिला है, बद्री नारायण को तुम्हारी के शब्द के लिए। इंग्लिश में साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं तो 2022 में ऑल द लिव वी नेवर लिव्ड नॉवेल के लिए किसको मिला, अनुराधा राय को मिला है। ठीक है। अनुराधा राय को मिला है। 2022 में किसको मिला, अनुराधा राय को मिला है। और 2021 में किसको मिला था, थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए किसको, आपका नम्रता गोखले को मिला था। तो यहाँ पर नम्रता गोखले 2021 की है, 2022 की आपकी कौन है, अनुराधा रॉय हैं। हिंदी के दया प्रकाश सिन्हा 2021 के हैं, 2022 के कौन है, बद्री नारायण आपके। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके क्या हो गए, सारे क्वेश्चंस हो गए। उम्मीद है आपके लिए सीरीज हेल्पफुल होगी। क्लास पसंद आए इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।